नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया और बहुत स्वागत है आपका नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ताइवान पर चीन इतना बौखलाया हुआ है कि वो ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए जापान से लेकर अमेरिका तक से युद्ध करने को तैयार बैठा है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले आपको अमेरिका से आई वो सीक्रेट रिपोर्ट दिखाऊंगी जिसने बीजिंग की वॉर डायरी खोल दी है। इस रिपोर्ट में वही सामने आया जिसका डर था। रिपोर्ट में चीन के जंगी इरादे डिकोड हो गए हैं। आखिर शी जिनपिंग का फैसला क्यों बहुत डराने वाला है, इसे स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। चीन ताइवान पर हमला कब करेगा, कैसे करेगा, पहला हमला कहां करेगा, किस हथियार से करेगा। दुनिया के थिंक टैंक इन सवालों के जवाब तलाशने में लगे हैं क्योंकि चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने पर अड़ा है। युद्ध के लिए ताइवान के इर्द गिर्द जमा है और ताइवान ने भी चीन को टारगेट करके अपने तोप तान लिए हैं। चीन की सेना ने भले ही अपने मिलिट्री ड्रिल को रोक दिया है, लेकिन ताइवान के आसपास गश्त करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने चीन के अटैक प्लान पर बड़ी रिसर्च की है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसे होगा, सबसे पहला हमला कहां होगा, इन सब बातों के बीच चीन के गश्ती प्लेन ने ताइवान के साथ युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है क्योंकि चीन ने अपनी मिलिट्री ड्रिल और उसके बाद श्वेत पत्र में ताइवान को ताकत के दम पर अपने नक्शे में मिलाने की बात कर युद्ध के खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। Taiwan is China's Taiwan. Why would some people trample on China's red line on the Taiwan question while emphasizing sovereignty and territorial integrity on the Ukraine issue? This is a typical double standard. पूरी दुनिया में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा। अगर करना होगा तो शी जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे, और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा। क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा, क्या चीन का निशाना जापान होगा, या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा। 成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。 अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आपको हैरान कर सकती है क्योंकि इसने चीन को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जिसकी आहट अब बहुत साफ साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में CSIS यानी US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट ऐसे हालात पर वॉर गेम एक्सरसाइज की है जिसमें चीन और ताइवान को लेकर युद्ध को आगे बढ़ाया गया है। इसमें चीन के हमलों, चीन के खिलाफ काउंटर अटैक और युद्ध के नतीजों पर बहुत डिटेल में बात की गई है। यानी अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा, हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे, और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है। US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने इस सिम्युलेटेड वॉर गेम के लिए 2 टीम बनाई। एक है रेड टीम और दूसरी ब्लू टीम। रेड टीम हमला करने वाला पक्ष होता है जबकि ब्लू टीम डिफेंसिव रोल में रहता है, या कहें कि जिसके खिलाफ रेड टीम ने युद्ध छेड़ा है। US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने भी
अपनी वॉर गेमिंग को हर पक्ष की ताकत और उसकी क्षमता के आधार पर लड़ने के लिए 2 टीम बनाई। इनमें पूर्व मिलिट्री कमांडर से लेकर चीन, जापान और ताइवान के एक्सपर्ट शामिल हुए। मेज पर प्रशांत महासागर का बड़ा सा नक्शा रखा गया। चीन और ताइवान के साथ अमेरिकी अड्डों को नोट किया गया। रेड टीम, जिसमें चीन की तरफ से हमला करने की तमाम संभावनाओं को समझने वाले एक्सपर्ट थे। ब्लू टीम, जिसमें अमेरिका, जापान और ताइवान की तरफ चीन को काउंटर करने वाली फोर्स के विशेषज्ञ थे। इन दोनों टीम के साथ इस युद्ध को सिमुलेट करने, उसमें फैसले लेने और उसके काउंटर अटैक को समझने के लिए CSIS ने इस वॉर गेमिंग को शुरू किया और उसके जो नतीजे आए वो बहुत डराने वाले हैं। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स जो करेगी, युद्ध के पहले हफ्ते में क्या क्या हो जाएगा, इस पर CSIS की रिपोर्ट में 2 बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। अब देखिए दूसरी बात, जिसमें चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल हमला करेंगे। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके गुआम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। 我们愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。我们正告台湾民进党当局，勾连外部势力进行谋独挑衅，最终只会加速自身覆灭，把台湾推向灾难深渊。搞台独分裂绝不可能得逞，出卖国家民族利益必将遭到彻底失败。 लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा, लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी, कोई जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खिंच सकता है। चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे ढहने पर मजबूर कर दे। लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके 2 बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान। चीन को पता है कि अमेरिका ने काउंटर किया तो वो उसके बंदरगाहों और लॉन्चिंग पॉइंट वाले मिलिट्री बेस को अपनी क्रूज मिसाइल अटैक से उड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए चीन अमेरिका और जापान के अड्डों पर पहले से हमला कर देगा। चीन की इस क्षमता को इसलिए बहुत बारीकी से आंका गया है क्योंकि चीन अपनी ऐसी फायर पावर को खुल्लम खुल्ला दिखा भी रहा है। चीन न सिर्फ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखा चुका है, बल्कि युद्धाभ्यास के बहाने अपनी मिसाइलों को जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी गिरा चुका है। सिर्फ यही नहीं, चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बैटल ग्रुप के साथ जापान के येयामा द्वीप समूह के दक्षिण में करीब 150 किलोमीटर के फासले पर देखा जा चुका है। ये जगह ताइवान से करीब 250 किलोमीटर है। चीन के इस युद्धाभ्यास में एंटी सबमरीन वॉरफेयर की भी प्रैक्टिस की गई ताकि जापान और अमेरिका की अंडर वाटर फोर्स को काबू में किया जा सके। इस दौरान चीन के लाइनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से 14 दिन 100 से ज्यादा उड़ान भरी गई। चीन को लेकर इस खतरे को कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसकी कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसके कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रैटेजी हो।
चीन की 2 मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट के बीच, मिलिट्री कमांडर्स के बीच चीन की जिन 2 मिसाइलों पर गहरी चर्चा हो रही है। उनमें पहली है DF-21D और दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर। इनमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। देखिए कि अमेरिका के जंगी बेड़ों, खासकर उसकी 7वीं फ्लीट को खत्म करने के लिए चीन इन्हें कैसे लॉन्च करेगा। DF-21D जिससे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है, उसे लॉन्च करने के बाद ये अपनी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। उसके बाद इसमें लगा वॉर हेड एक्टिव होगा और फिर वो प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी बेड़े की तरफ बढ़ेगा। चीन का दावा है कि ये मिसाइल किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिकी बेड़ों का ऐसा अंत होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक ऐसा हमला हजारों अमेरिकी नौसैनिकों की मौत की वजह बनेगा। साथ ही 1 लाख टन वाले उसके सुपर कैरियर भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि वो ताइवान को लेकर आक्रामक दिखना भी चाहता है और चीन के गुस्से से बचना भी चाहता है। जबकि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन इस तनाव को अपने लिए एक सुनहरा मौका मान रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि अब यूक्रेन ने रूस को दहलाना शुरू कर दिया है। 1-2 नहीं, कई फ्रंट पर रूस के ऊपर जोरदार पलटवार किया गया है। डोनेट्स्क रीजन के पिस्की में यूक्रेन की सेना ने रूस को खदेड़ दिया है, जिसके बाद अब यूक्रेन सेना खेरसोन पर दोबारा कब्जे की कोशिश में जुटी है। उधर क्राइमिया का फ्रंट भी अब सुलग उठा है। आपको पता है, वही क्राइमिया यह है जिस पर रूस ने 8 साल से कब्जा कर रखा है। 1-2 साल नहीं, 8 साल। बड़ा सवाल, क्या अब क्राइमिया भी पुतिन के हाथ से निकल तो नहीं जाएगा? स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए ज़ेलेंस्की का गिरगिट प्लान। यूक्रेन का सबसे खतरनाक हमला। रूस का एयरबेस उड़ाया। तबाह की रूस की कमांड पोस्ट। जंगी जेट का कब्रिस्तान बनाया। खेरसोन में दिल दहला देने वाला हमला। क्राइमिया का किला हिल गया। इन धमाकों की आवाज क्रेमलिन तक पहुंची। क्या रूस रण छोड़ देगा? ये यूक्रेन की मिसाइलों की आंधी है। अंधाधुंध, नॉन स्टॉप। सेट टारगेट पर बरसते अग्निबाण भीषण तबाही मचा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का पिस्की फ्रंट विस्फोटक हमले से दहल रहा है, जहां आमने सामने ग्राउंड बैटल चल रही है। तो आसमान से रॉकेट और मिसाइलों की शक्ल में मौत बरस रही है।
डोनेत्स्क से महज 10 किलोमीटर दूर इस मोर्चे पर यूक्रेन फ्रंट फुट पर है। रूस के समर्थन वाले डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक के पांव उखड़ रहे हैं। लुहांस्क पर कब्जा जमाकर बैठी रूस की सेना को अगर यूक्रेन ने इस फ्रंट से पीछे धकेला तो युद्ध में बहुत बड़ा टर्न आ सकता है। यही वजह है जो यूक्रेन ने डोनेत्स्क में पूरी ताकत झोंक रखी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले हथियारों के दम से यूक्रेन ने रूस के कैंप में खलबली मचा रखी है। इस बीच क्राइमिया एयरबेस पर सीरियल विस्फोट की डिटेल भी सामने आई, जो रूस की सेना का मनोबल झकझोरने के लिए काफी है। ब्लास्ट साइट की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए। पश्चिमी क्राइमिया में रूस की साकी एयरबेस की तस्वीरें रिलीज की गई हैं। यहां मंगलवार 9 अगस्त को सीरियल धमाके हुए। धमाके से पहले और बाद एयरबेस का दृश्य कैसा है, इसे अब देखिए। तस्वीर नंबर 1। धमाके से पहले साकी एयरबेस पर रूस के 9 जंगी जेट साफ देखे जा सकते हैं। इस कंपाउंड में लड़ाकू विमान के पास कई बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। अब हमले के बाद देखिए क्या हाल हुआ। सभी फाइटर जेट कबाड़ बन गए। कंपाउंड में खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। पूरा एयरबेस बारूदी तपिश में खाक हो गया। तस्वीर नंबर 2। साकी एयरबेस के करीब रिहायशी बस्तियों को भी विस्फोट से नुकसान झेलना पड़ा। धमाके से पहले साकी एयरबेस के पास बस्ती हरी भरी दिख रही है। वहीं धमाके के बाद पूरा इलाका झुलस गया। दावा किया गया कि साकी बेस पर रूस को 20 लड़ाकू विमान का भारी नुकसान हुआ है। साकी बेस की तबाही साबित कर रही है कि यूक्रेन के हमले पहले के मुकाबले ज्यादा धारदार साबित हो रहे हैं, क्योंकि अत्याधुनिक हथियारों की मदद कई देशों से मिल रही है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपने नए हथियारों का खजाना खोल दिया है। यूक्रेन को हाई मार्च से लड़ने के लिए सुपर पावर, भारी मात्रा में रॉकेट, हजारों तोप के गोले, मोर्टार की सप्लाई बढ़ाने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता राशि का बजट $9 अरब कर दिया है। हथियारों के साथ यूक्रेन फोर्स को बेहतरीन सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए कई देशों ने गठबंधन किया है। यूक्रेन की सेना को डेनमार्क ने स्पेशल ट्रेनिंग देनी शुरू की है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर डेनमार्क $14 मिलियन खर्च कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन की फोर्स को ट्रेनिंग दी। ब्रिटेन ने 120 दिन में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया। यूक्रेन सेना को वॉर ट्रेनिंग देने वालों में कनाडा भी शामिल है। स्वीडन ने 120 टॉप कमांडर, जबकि फिनलैंड ने 20 प्रशिक्षकों को यूक्रेन भेजा है। विध्वंसक हथियार, बेहतरीन ट्रेनिंग और वतन पर मर मिटने के जज्बे के साथ यूक्रेन की सेना जंग लड़ रही है, जिसके चलते रूस को जोरदार पलटवार झेलना पड़ रहा है। वहीं युद्ध के मैदान में रूस पर खूंखार कैदियों की बटालियन उतारने के भी आरोप लगे हैं। रूस की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों को युद्ध के मैदान में उतारने के रूस के प्लान का खुलासा कैदियों और उनके परिजनों की बातचीत के रिकॉर्ड से चला। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि रूस ने हजारों की तादाद में कैदियों को जेलों से निकालकर यूक्रेन में युद्ध लड़ने भेजा। युद्ध लड़ने गए खूंखार बंदियों में हथियारे और ड्रग्स के आदी। युद्ध लड़ने के लिए कैदियों को लालच के तौर पर 6 महीने में सजा से माफी का ऑफर दिया गया। यही नहीं, आरोप है कि रूस ने कैदियों को 1 लाख से लेकर 2 लाख रूबल तक का ऑफर दिया। कैद से आजादी और लाखों रूबल का ऑफर लेने वाले अपराधियों को महज 15 दिन के सैन्य प्रशिक्षण के बाद युद्ध क्षेत्र में उतार दिया गया। जाहिर है क्रिमिनल बटालियन ज्यादा देर तक जंग के मैदान में टिक नहीं सकी। यूक्रेन के सैनिकों से सीधी लड़ाई में रूस के ये कैदी लड़ाके चारों खाने चित हो गए। इसी वजह से युद्ध में रूस के सैनिकों के मौत के आंकड़े 50,000 तक पहुंच चुके हैं, जैसा कि यूक्रेन की फौज दावा कर रही है। हालांकि जान माल के नुकसान से ज्यादा रूस की टेंशन
ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ने बढ़ा दिए हैं। ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 लाइनें क्षतिग्रस्त हैं। ये लाइनें संयंत्र को यूक्रेन की पावर ग्रिड से जोड़ती हैं। रूस इस सुविधा को अपनी पावर ग्रिड से जोड़ना चाहता है, लेकिन परमाणु पावर प्लांट में रेडिएशन वाले पदार्थ के 174 कंटेनर रखे गए हैं, जो किसी भी हमले के चपेट में आए तो हाहाकार मच जाएगा। फिलहाल ज़ैपोरिज़िया रूस के सैनिकों के हवाले है, लेकिन कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पावर प्लांट को हासिल करने की पूरी कोशिश में यूक्रेन फोर्स लगी है। जिस तरह यूक्रेन की सेना के हमले बढ़े, उससे देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ज़ैपोरिज़िया फिर यूक्रेन के कंट्रोल में हो। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की की सेना ने अब लड़ाई की रणनीति पूरी तरह बदल दी है। यूक्रेन अब एक तय समय सीमा के तहत इलाके दर इलाके जीतने के मिशन पर है, जिसके तहत खेरसोन रीजन को दिसंबर 2022 से पहले जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रूस को क्राइमिया से खदेड़ने तक युद्ध लड़ने की ललकार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भर चुके हैं। Присутність російських окупантів в Криму – це загроза для усієї Європи і для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. क्राइमिया में रूस के एयरबेस को मिसाइल से दहलाने का दावा यूक्रेन की तरफ से हुआ है। हालांकि रूस अभी हमले की जांच की बात कह रहा है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि क्राइमिया इस पूरे युद्ध का सेंटर स्टेज है। 8 साल पहले क्राइमिया के चलते ही रूस यूक्रेन में आधुनिक दौर का विवाद शुरू हुआ। साकी एयरबेस पर हमले के बाद क्राइमिया में एक बार फिर युद्ध का खौफ कायम हो गया है। विस्फोट के वक्त क्राइमिया के निवासी किस कदर खौफ में थे, देखिए। Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. काला और अज़ोव सागर के बीच बसा क्राइमिया 2014 की फरवरी महीने तक यूक्रेन का ही हिस्सा था। तब यूक्रेन में प्रेसिडेंट पुतिन की पसंद के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का राज था। पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले विक्टर के खिलाफ जनता ने बगावत कर दी थी। यूक्रेन में गृह युद्ध भड़का तो विक्टर भाग खड़े हुए। यूक्रेन में विक्टर के तख्ता पलट के बाद पुतिन ने क्राइमिया पर धावा बोला। रूस की सेना ने बड़ी आसानी से क्राइमिया पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद कराए गए जनमत संग्रह में क्राइमिया के लोगों ने रूस के साथ जाने के लिए वोट किया। हालांकि यूक्रेन और पश्चिम के देशों ने रूस में क्राइमिया के शामिल करने को अवैध माना। ये विवाद वक्त के साथ सुलगता रहा। यूक्रेन के नेटो सदस्य बनने की पहल के खिलाफ रूस ने फरवरी 2022 में सैन्य अभियान शुरू कर दिया। हालांकि क्राइमिया फ्रंट युद्ध के 6 महीने गुजरने तक शांत रहा, मगर साकी एयरबेस पर ब्लास्ट के बाद युद्ध की आग क्राइमिया तक पहुंच ही गई। यूक्रेन ने क्राइमिया पर जीत तक जंग जारी रखने की कसम खा रखी है। वहीं क्राइमिया के लिए प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये हद परमाणु युद्ध की भी हो सकती है। दुनिया को अब यही डर सताने लगा है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग और ताइवान पर चीन के हमले के खतरे के बीच उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन के तेवर भी अब तल्ख होते चले जा रहे हैं। किम तो किम, अब उनकी बहन किम यो जोंग ने भी दक्षिण कोरिया को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी दे डाली है। किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की छोटी बहन है, लेकिन उनका अंदाजे बयां और तेवर अपने भाई से किसी भी लिहाज से कम नहीं है।
टीवी पर पहली बार नजर आई किम यो जोंग। किम जोंग उन की बहन है किम यो जोंग। किम यो जोंग ने दिया पहला भाषण। 문제는 걔네들이 지금도 계속 삐라와 노조란 물건짝들을 들이밀고 있다는 데 있습니다. दक्षिण कोरिया को नेस्त नाबूद करने का किया ऐलान। मिसाइल मैन की बमबाज बहन। ये किम यो जोंग है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की छोटी बहन। और 10 अगस्त को पहली बार किम यो जोंग पूरी दुनिया के सामने भाषण देती नजर आई। ये पहली बार था जब किम जोंग उन की बहन ने टीवी पर इस तरह भाषण दिया। आज से पहले किम यो जोंग को अपने भाई के साथ देखा जरूर जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह कोई भाषण नहीं दिया। 지난 91일간의 만난 사연이 못 넣으시고 अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किम जोंग उन की बहन को भाषण देने की जरूरत क्यों पड़ गई। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि किम यो जोंग ने अपने भाषण के दौरान क्या कहा। उससे पहले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का ये बयान सुन लीजिए। दरअसल नॉर्थ कोरिया से कोविड के खात्मे और इस महामारी पर जीत के जश्न के मौके पर एक खास समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर कोविड पर जीत का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने किया। 지성원 동무들, 방역 사업에 기여한 지원자 여러분, 친애하는 동지들, 그리도 간고했던 방역 전쟁이 바야흐로 종식되고 오늘 우리는 마침내 승리를 선포하게 되었습니다. किम जोंग उन के बाद मंच पर नजर आई उनकी बहन किम यो जोंग। किम यो जोंग ने अपने भाषण के दौरान अपने भाई किम जोंग उन की ही तरह दक्षिण कोरिया को नेस्त नाबूद कर देने की धमकी दी और उत्तर कोरिया में कोविड महामारी फैलाने का ठीकरा भी दक्षिण कोरिया के सर पर फोड़ दिया। अल्फाज बहन के जरूर थे, लेकिन तेवर अपने बड़े भाई किम जोंग उन की तरह ही नजर आए। 우리는 그 쓰레기들이 유포시켜 놓은 비루스를 깨끗이 박멸하였습니다. 우리는 반드시 강력한 대응을 해야 합니다. 이미 여러 가지 대응안들이 검토되고 있지만 대응도 아주 강력한 보복성 대응을 가해야 합니다. अपने भाषण के दौरान जब किम यो जोंग ने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर कोरिया में कोविड फैलने के दौरान उनके भाई यानी किम जोंग उन को भी तेज बुखार का सामना करना पड़ा था, तो वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दिए। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने इस मौके पर नॉर्थ कोरिया में कोविड महामारी फैलाने के लिए दक्षिण कोरिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया की वजह से उनके देश के लाखों परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और साउथ कोरिया को इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 걔네들이 지금도 계속 삐라와 노조란 물건짝들을 들이밀고 있다는 데 있습니다. 무려 2년 3개월이나 너무나도 막대한 손실을 감수하면서 너무도 큰 대가를 치르면서 지켜왔던 우리 인민의 생명 안전을 엄중히 침해한 장본인, 귀한 자식들의 생명만은 지켜야 하겠기에 모든 애로와 고충을 묵새기면서 옥초같이 버텨왔던 이 나라 수백만 부모들에게 끝끝내 불안과 고통을 둘씌운 주범이 바로 남쪽에 사는 귀축 같은 노조란 곳들입니다. किम यो जोंग का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि उत्तर कोरिया अपना 7वां परमाणु परीक्षण करने वाला है और इसकी तैयारियों में जुटा है।
इसके अलावा किम जोंग उन खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो अमेरिका से जंग के लिए और दक्षिण कोरिया के वजूद को मिटा देने के लिए तैयार हैं। दरअसल 27 जुलाई को उत्तर कोरिया ने कोरिया जंग खत्म होने के 69वीं जयंती मनाई थी। इस समारोह में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी पत्नी री सोल जू के साथ शिरकत की थी। इस मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। 전체 참가자들은 전대미문의 경란 속에서도 세계의 정상의 주체 조선을 강력히 떠올리시고 민족 만대에 불멸할 위대한 승리사를 선호하 가시는 정은 동지를 우러르며 폭풍 같은 만세 환호성을 터쳐 올렸습니다. इसी दौरान किम जोंग उन ने खुलेआम ये ऐलान किया था कि अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग हुई तो वो अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। 군 반국에 오늘처럼 모든 분들께서 이렇게 귀체를 보존해 주셔서 고마운 마음 이룰 데 없습니다. 정말 고맙습니다. किम जोंग उन के बयान पर उत्तर कोरिया की मीडिया ने सफाई देते हुए कहा था कि किम ने यह धमकी इसलिए दी थी क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार उत्तर कोरिया को उकसा रहे हैं। खुद किम ने भी आरोप लगाया था कि उनके दोनों दुश्मन उन्हें जंग की तरफ धकेल रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका 22 अगस्त से एक युद्धाभ्यास करने वाले हैं और ये उत्तर कोरिया को भड़काने की साजिश के तहत किया जा रहा है। 특히 미국과 남조선은 이제 오는 8월 22일부터 우리 공화국을 반대하는 합동군사연습을 강행하려 하고 있으며 남조선 군부 당국자의 미국 행각기관의 합동군사연습의 규모와 범위 확대, 미국 핵 전략 자산들의 조선반도 전기와 관련한 구체적인 실행 계획들이 모의된다고 합니다. 미국과 추종 세력들이 우리 공화국을 겨냥한 군사적 압박 책동을 계단식으로 확대하고 있는 것은 72년 전의 전쟁의 참화가 이 땅에 또다시 들쑤여질 수 있다는 심각한 우려를 자아내고 있습니다. अब सिर्फ 15 दिन के अंदर किम जोंग उन की बहन ने भी दक्षिण कोरिया को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। दरअसल किम यो जोंग को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का करीबी और ताकतवर सहयोगी माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किम यो जोंग को किम जोंग उन का भरोसा भी हासिल है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि किम अपनी छोटी बहन को अपनी विरासत संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि वो उनके बाद उत्तर कोरिया की सत्ता को संभाल सके। और अगर ऐसा हुआ तो किम यो जोंग दुनिया की पहली महिला तानाशाह बन जाएंगी। किम यो जोंग पहली बार 2018 में चर्चा में आई जब उन्होंने दक्षिण कोरिया में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में उत्तर कोरिया की टीम के साथ दौरा किया था। लेकिन इस दौरे के बाद किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को लेकर काफी आक्रामक तेवर दिखाए थे। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर अपने भाई किम जोंग उन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर उन्होंने दक्षिण कोरिया की सीमा पर सेना भेजने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, किम यो जोंग उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर बने एक साझा दफ्तर को भी तोड़वा चुकी हैं। दरअसल किम यो जोंग उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किम जोंग इल की सबसे छोटी बेटी हैं। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन से उम्र में 4 साल छोटी हैं। किम यो जोंग और किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में साथ रहकर पढ़ाई की है। दोनों भाई बहन के संबंध काफी अच्छे हैं। किम जोंग उन अपनी बहन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। किम यो जोंग अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में किम जोंग उन के साथ नजर आती रही हैं। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन की राजनीति में मदद करती हैं। अप्रैल 2020 में किम जोंग उन
अचानक ही कुछ हफ्तों के लिए गायब हो गए थे। इस दौरान उनकी छोटी बहन यानी किम यो जोंग ने ही उत्तर कोरिया की कमान संभाल कर रखी थी। इसके बाद उनकी बहन के उत्तराधिकारी बनने की बातें शुरू हो गई थी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं और तीनों ही की उम्र काफी कम है। इसलिए ये माना जा रहा है कि किम यो जोंग को उत्तर कोरिया संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लिहाजा किम जोंग उन अपनी बहन के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं और किम यो जोंग के एक महिला होने के बावजूद उनकी छवि एक मजबूत नेता के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो उनकी विरासत को संभाल सके। किम यो जोंग साल 2010 में पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। साल 2011 में उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार में देखा गया था। किम यो जोंग के लिए ऐसी तैयारियां देखकर तो लगता है कि भले ही किम यो एक महिला है, लेकिन उनके तेवर देखकर लगता है कि उत्तर कोरिया में एक नई लेडी किम तैयार हो रही है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।